एलबीएस परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा 10th और 11th बोथ मीडियम के लिए है। 10th और 11th बोथ मीडियम के लिए है और आज हम पढ़ रहे हैं ग्रामर सेक्शन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टेंस। क्या चल रहा था? टेंस। पिछले वीडियो में हमने टेंस पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट के हमने चारों टेंस पढ़ लिए थे और पास्ट का पहला टेंस हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स पास्ट का दूसरा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम पढ़ रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान के लिए सबसे पहली चीज जो मैंने बार बार वही कहता हूं कि सबसे पहले टेंस की पहचान करनी चाहिए, और टेंस की पहचान स्टूडेंट किससे होगी? एडवर्ब ऑफ टाइम से। किससे होगी? एडवर्ब ऑफ टाइम से, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं कहना क्या चाहता हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्बियल जो समय के अनुसार जो कार्य होता है उसी के अकॉर्डिंग टेंस होता है। पास्ट का कार्य था तो पास्ट टाइम में हुआ था तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का है, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर से रिलेटेड होगी। अब ये पहचान कैसे करें? अगर हमारे सामने सेंटेंस में कहीं पर भी एट दैट टाइम आया हो, एट दैट मोमेंट आया हो, या एट पास्ट टाइम आया हो, या एट पास्ट मोमेंट आया हो, एट पास्ट मोमेंट आया हो, या देन का प्रयोग किया गया हो, या देन ए डेज का प्रयोग किया गया हो, या इन दोज डेज का प्रयोग किया गया हो, या एट के साथ कोई पास्ट टाइम बताया गया हो। एट के साथ पास्ट टाइम का मतलब मैंने लिख दिया एट 10:30 PM, 8:30 AM, 10:30। जब मैं लिख रहा हूं उस समय 10:30 टाइम नहीं है तो पास की है। एट 10:30 AM, ये 10:30 AM की जो टाइम है वो पास्ट का इंडिकेट करता है, तो उस समय वो कार्य कंटिन्यूस रहा होगा। ये सारी की चीजें हमने पहले भी पढ़ ली थी, मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस बात को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने उसमें अच्छे तरीके से बताया था कि अगर दो यहां पे देखा जाए दिस और दैट, दीज और दोज, ये चारों के चारों जो हैं वो कहलाते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कब? जब ये सब्जेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सब्जेक्टिव कहलाएंगे। सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हो या ऑब्जेक्टिव भी हो, लेकिन इनके पीछे होना क्या चाहिए? नाउन। ये नाउन को डिफाइन करते हैं, तब ये डिटरमिनर्स कहलाएंगे। समझ में आ गया? अगर दिस ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे दिस और दीज हैं, ये प्रेजेंट को बताते हैं। दो दैट और दोज हैं, ये पास्ट को बताते हैं। कब? जब इनके साथ में कोई टाइम का प्रयोग किया गया है। इनके साथ में कोई टाइम का प्रयोग किया गया है तो ये प्रेजेंट पास्ट को डिफाइन करते हैं। दिस और दीज प्रेजेंट को डिफाइन करेंगे और दैट और दोज पास्ट को डिफाइन करेंगे अगर इनके साथ टाइम आया है। लेकिन इनके साथ सब्जेक्टिव के रूप में आया तो ये कोई किसी प्रकार के टाइम को डिफाइन नहीं करते, अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में डेमोन्स्ट्रेट करने का कार्य करेंगे। यही बात यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे एट दैट टाइम, इसके साथ में टाइम आया है, टाइम आया है तो ये क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ टाइम डिफाइन करेंगे। अगर इनके साथ में टाइम हो गया तो एडवर्ब ऑफ डिफाइन करेंगे। अगर इनके साथ टाइम नहीं आता है तो यहां पे मैंने लिखा दिस इज माई हाउस। यहाँ पे हाउस नाउन है, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कर रहा है? दिस, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव।
अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम नहीं करता है, ये केवल सब्जेक्ट का काम है करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर दिस और दैट के साथ में, अगर दिस और दैट के साथ में, अगर दिस और दैट के साथ में टाइम का उपयोग किया जाए, दीज या दोज के साथ टाइम का उपयोग किया जाए, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट और पास्ट को डिफाइन करते हैं। ये बात मैंने पहले प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ा, उसमें भी बताया था, और आज हमने इसको भी पढ़ लिया। अब क्या है कि हमने ये पहचान कर ली, अब इसको पैटर्न के रूप में लिखें, पैटर्न के रूप में लिखें। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वाक्य की शुरुआत सबसे पहले सब्जेक्ट से होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने दो चीजें लिखी हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे वाज का, किसका करेंगे, वाज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वर का। अगर वाज और वर का हमने उपयोग किया है, वाज और वर्ब का हमने उपयोग किया है, तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, वो आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे। आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब दी गई है ब्रैकेट में, उसके साथ आईएनजी लगाना है, और उससे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये सिंपल सी बात इसमें बताई गई है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसका प्रयोग करते हैं, नोट। अगर वाज और वर के जस्ट बाद में हमने नोट का उपयोग किया है, तो वो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। और सारे बेसिकली रूल यथावत सेम रहेंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग उसका फॉलो किया जाएगा, उसके अलावा कोई रूल लागू नहीं होंगे। अगर हमने वाज और वर के बाद में नोट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा, वाज और वर को वाक्य की शुरुआत में रखेंगे और सब्जेक्ट बाद में आएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बेसिकली बातें इसमें बताई है पैटर्न के रूप में। अब इस टेंस की जो विशेष बात, ज्यादातर मैक्सिमम जो प्रेफरेंस के रूप में दिया जाता है, वो आता है कि अगर ये हमने पैटर्न को पढ़ लिया यहां पे, अब इसमें दिया गया है कि अगर हम यहां पे व्हाइल कंजक्शन का उपयोग किया जाए। व्हाइल कंजक्शन स्टूडेंट्स होता है साइमल्टेनियसली एक्शन, साइमल्टेनियसली एक्शन की एक समय में दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक साथ दो अलग अलग कार्य हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली एक्शन। व्हाइल का प्रयोग, हालांकि व्हाइल कंजक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए काम में आता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आता है, वो क्या कहलाता है, व्हाइल कहलाता है। हालांकि व्हाइल का उपयोग किसी पार्टिकुलर टेंस के लिए नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम रूप से उपयोग किया जाता है कि अगर व्हाइल कंजक्शन आता है तो उससे पहले और बाद में दोनों में हम किसका उपयोग करेंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, राम खालिस्तान ए लेटर, व्हाइल का प्रयोग कर दिया, श्याम खालिस्तान ए स्टोरी, और वर्ब यहां पे हमने लगा दी राइट। व्हाइल है, व्हाइल शब्द किसी को टेंस से रिगार्डिंग नहीं है, ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तो यहां पे हम इसमें व्हाइल प्रेफरेंस करता है कंटिन्यूस को, प्रोग्रेसिव को। यहां पे पता नहीं चले दोनों खालिस्तान खाली है, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी कर सकते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस का भी कर सकते हैं। मैंने यहां पे क्या लगा दिया, इज राइटिंग, और यहां पे भी क्या लगा दिया, इज राइटिंग। दोनों में क्या है, व्हाइल कंजक्शन। में यहां पे वाज राइटिंग भी लगा सकता हूं, और यहां पे वाज राइटिंग भी लगा सकता हूं, दोनों सही होंगे। लेकिन आपकी जो लेवल है, आपके लेवल में एक खालिस्तान खाली दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, एक खालिस्तान खाली। जैसे यहां पे इस खालिस्तान को खाली दे दिया और इसमें भर दिया वाज राइटिंग, तो यहां पे वाज राइटिंग है, तो साइमल्टेनियसली डेफिनेटली अगले में भी क्या आएगा, वाज राइटिंग का प्रयोग किया जाएगा।
साइमल्टेनियसली का मतलब एक समय में दो व्यक्तियों के द्वारा दो कार्य साथ साथ किए जाते हैं, वो साइमल्टेनियसली होते हैं, और वो कंजक्शन किसको बताते हैं? वाइल। अगर ये पास्ट का है तो ये भी पास्ट का आएगा, अगर ये प्रेजेंट का है तो ये भी प्रेजेंट का आएगा। अगर हमने यहाँ पे इज राइटिंग भर दिया होता तो यहाँ पे क्या था? इज राइटिंग। क्या था? इज राइटिंग। और हमने यहाँ पे वाज राइटिंग भरा है तो यहाँ पे क्या आएगा? वाज राइटिंग। प्रीफरेंस के रूप में वाइल को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी प्रयोग करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आशा करते हैं कि इसमें प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इतना ही है। उस इसमें बेसिकली बातें मैंने बताई थी, अपने को एडवर्ब ऑफ टाइम याद रखनी है, वाइल आता है तो इसको बेसिकली फॉलो करना है। पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट टेंस पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आपको पता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। लॉन्ग पास्ट हो गया तो लॉन्ग पास्ट हो गया तो पास्ट से। अब इसमें बेसिकली जो ध्यान देने वाली बात क्या है, विशेष बात जो क्या है ध्यान देने वाली, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में टू क्लोजेस का उपयोग किया जाता है। टू क्लोजेस का उपयोग करते हैं, और टू क्लोजेस में एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज। और इन दोनों क्लोजेस को हम किसके माध्यम से जोड़ेंगे? कंजक्शन, योजक शब्द के माध्यम से जोड़ेंगे। और योजक शब्द है आफ्टर, बिफोर, व्हेन। ये ध्यान दीजिएगा कि एक सेंटेंस में दो क्लोजेज हैं और उन क्लोजेज को आफ्टर, बिफोर और व्हेन से जोड़ा गया है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के और उसमें पास्ट सिंपल टेंस के रूल लगेंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस के रूल लगेंगे। बेसिकली ये अकेला नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस ग्रामेटिकल रूप से देखा जाए तो अपने साथ में पास्ट सिंपल टेंस को जरूर पुटअप करेगा, अकेला नहीं आएगा। फिर भी अगर ये अकेला आ जाए तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे इसको समझेंगे, कैसे इसकी बात को देखेंगे, तो उसका रूल क्या होता है आप देख लें। इसके रूल में सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस हमें बताता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? सब्जेक्ट से, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, हैड का। और जैसे ही हैड प्रयोग हो जाएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है। किसका रूल है स्टूडेंट से? पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है कि अगर हमारा सेंटेंस हमें बताता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका प्रयोग अकेले नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग एक साथ में देखा जाए तो साथ में दो क्लोजेस के माध्यम से किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं दोनों क्लोजेस को समझें कैसे, कि अब यहां पे दो एक्शन होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? दो एक्शन। अगर एक्शन फर्स्ट पहले कंप्लीट होता है, दो एक्शन में अगर जो पहले कंप्लीट होता है, ये तो सभी को पता है कि दोनों एक्शन कंप्लीट ही होंगे क्योंकि पास्ट का जिक्र कर रहे हैं, चाहे पास्ट सिंपल पढ़ें या पास्ट परफेक्ट पढ़ें, दोनों में एक्शन जो कार्य है वो कंप्लीट सेंस में आएंगे। तो दो एक्शंस हैं, दोनों के दोनों एक्शंस किससे मिले होंगे, किससे जुड़े होंगे? कंजक्शन से। किससे जुड़े होंगे? कंजक्शन से। अगर दो एक्शन है और दोनों कंजक्शन से जुड़े हुए इसमें, तो दो क्लोजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? किसको? दो कंजक्शन डिफाइन किसको करेंगे? कंजक्शन जो होंगे किसको डिफाइन करेंगे? टू क्लोजेस। दो क्लोज इसमें दिए गए हैं। तो अब देखना है कि जो एक्शन है पहले कंप्लीट होगा, फर्स्ट कंप्लीट एक्शन होगा, उसमें हम पास्ट परफेक्ट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। और जो बाद में जो सेकंड एक्शन कंप्लीट होगा उसे हम किसका उपयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का। किसका उपयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने दो बातें बताई आपको कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दो क्लोजेज हैं
विद द यूजिंग ऑफ कंजक्शन, विद द यूजिंग ऑफ कंजक्शन जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। बिफोर, आफ्टर और व्हेन, इन दो कंजक्शन के उपयोग के साथ हम दो क्लोजेस को डिफाइन कर रहे हैं और दोनों के दोनों कंप्लीट एक्शन को बता रहे हैं, तो उसमें दो टेंस का प्रयोग किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात की तरफ आगे चलते हैं। हमने ये बताया था कि पहले जो कंप्लीट एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट का और बाद में कंप्लीट होगा वो पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाएगा। ये दोनों के दोनों क्लोजेस के माध्यम से बताया है और मैंने पहले ही आपको क्लोज पहले बता दिया था। इसमें दो प्रकार के क्लोज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज को बोलते हैं स्टूडेंट्स आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, और प्रिंसिपल क्लोज को बोलते हैं प्रधान उपवाक्य। क्या बोलते हैं? प्रधान उपवाक्य। इन दोनों चीजों को एक साथ वेरीफाई करना है। किस प्रकार से? तो जैसे तो आप देख सकते हो कि प्रधान उपवाक्य सारा का सारा काम इस पर डिपेंड करता है और आश्रित जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे सबऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरा बताया गया है। अब हम रूल समझते हैं। बेसिकली क्या चीज समझनी हमें, क्या चीज देखनी है, अगर हम किस प्रकार से रूल लगाएं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या बताऊं किस प्रकार से। अगर कंजक्शन बिफोर का उपयोग किया गया हो, किसका उपयोग किया गया हो? बिफोर का, और कंजक्शन बिफोर के बाद में जो टेंस आएगा वो टेंस आएगा स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल टेंस, और दूसरा एक्शन क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। पैटर्न देख लो स्टूडेंट, मैं ध्यान दे के बता रहा हूं आपको। अगर वाक्य की शुरुआत में बिफोर आ जाए तो यह रूल लगेगा। बी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमें एक पास्ट परफेक्ट दिया गया है तो पास्ट सिंपल भर देंगे, और एक खालिस्तान में पास्ट सिंपल दिया गया है तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट को भर देंगे। लेकिन समस्या कब आएगी? जब दोनों ही खालिस्तान खाली मिले, दोनों ही खालिस्तान खाली मिले और दोनों में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, तब क्या करेंगे? अब ध्यान रखना, अगर बिफोर वाक्य की शुरुआत में आ जाए तो उसके जस्ट बाद में खालिस्तान है उसमें पास्ट सिंपल का उपयोग करेंगे, और दूसरा खालिस्तान है उसमें किसका उपयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बिफोर वाक्य के बीच में आ जाए, अगर बिफोर वाक्य के बीच में आ जाए तो उनके बाद में जो टेंस आएगा, बाद में आएगा वो कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल टेंस, और उससे पहले आएगा वो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, मैंने दो बातें बताई स्टूडेंट्स आपको कि अगर बिफोर कंजक्शन बीच में आता है तो उससे पहले, उसके जस्ट बाद में बिफोर में पास्ट सिंपल आएगा और उससे पहले क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। अगर बिफोर वाक्य की शुरुआत में आता है तो उसके जस्ट खालिस्तान में पास्ट सिंपल को और अगले में पास्ट परफेक्ट का उपयोग करेंगे। ये तो बिफोर कंजक्शन का रूल हो गया। अब आते हैं आफ्टर कंजक्शन आ जाए। अगर कंजक्शन क्या आ जाए स्टूडेंट्स? आफ्टर। अगर हमने आफ्टर कंजक्शन लगाया है तो उसके जस्ट बाद में खालिस्तान आएगा, वो किसका आएगा? पास्ट परफेक्ट का। किसका आएगा? पास्ट परफेक्ट का। और दूसरा खालिस्तान आएगा वो क्या आएगा? पास्ट सिंपल का। अगर आफ्टर वाक्य की शुरुआत में आ जाए, अगर आफ्टर वाक्य की शुरुआत में आ जाए तो ये रूल लगेंगे। अगर यहीं पे कंजक्शन आफ्टर, अगर कंजक्शन आफ्टर है, ये वाक्य के बीच में आ जाए तो उसके जस्ट बाद में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट का, और उससे पहले कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल का। ये दो लॉजिक आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पर्सन्स जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसी से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है कि क्या भी एक मान के चलो कोई भी कंजक्शन यूज किया गया है, एक में पास्ट सिंपल दे दिया, डेफिनेटली दूसरे में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। एक में अगर पास्ट परफेक्ट दे दिया, दूसरे में डेफिनेटली क्या आएगा? पास्ट सिंपल। लेकिन अगर दोनों खालिस्तान खाली आ जाए, दोनों खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आ जाए और हमें कंजक्शन बिफोर और आफ्टर का यूज किया गया है, तब ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, तब ये रूल फॉलो होंगे। ये तो हमने पढ़ लिया पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? अफर्मेटिव में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
नेगेटिव में हैड नॉट प्लस थर्ड वो फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे पास्ट सिंपल में क्या था, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग किया जाता है। ये बात हमने एक्सप्लेन कर ली थी, पढ़ ली थी हमने इसमें। अब रूल क्या है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस मैक्सिमम बेसिकली हम ग्रामेटिकल रूप से देखा जाए तो अकेला नहीं आता, अपने साथ में पास्ट सिंपल को भी लेके आता है, क्योंकि इनमें किसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम किसका उपयोग करेंगे, कंजक्शन का। किसका उपयोग करेंगे, कंजक्शन का। तो कंजक्शन के उपयोग में दो उपवाक्य होंगे, प्रिंसिपल क्लोज है और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज में जो कार्य पहले कंप्लीट होगा पास्ट परफेक्ट का, जो कार्य बाद में कंप्लीट होगा पास्ट सिंपल का। लेकिन अगर ये रूल लगे तो किस प्रकार से अपने को करना है, जैसे मैं यहां पे बता देता हूं स्टूडेंट, यहां देखिए देखिएगा, हम वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य को देखिएगा। अब यहाँ पे देखें, बिफोर का लगा है, दोनों खालिस्तान खाली है। बिफोर के अकॉर्डिंग, बिफोर का मतलब पहला, जो कार्य पहले होगा मतलब ये आएगा, और बाद में ये होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू देखा जाए, बिफोर है तो बिफोर के जस्ट बाद में क्या आएगा, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई रीच्ड। उससे पहले, बिफोर से पहले क्या आएगा, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड गॉन। राम हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले राम विद्यालय जा चुका था। पहले काम कौन सा हुआ, हैड गॉन का, और बाद में काम कौन सा हुआ, रीच्ड का। ये रूल ऑथेंटिक तरीके से हुआ, कंप्लीट एक्शन के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको लिख दें कि यहां पे कह दिया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि आई देयर, मैं वाक्य के लिख देता हूं यहां पे, बिफोर आई दे आर वर्ब वही आएगी दोनों, पहले में रीच फिर दूसरे में गो। अब आगे पीछे लिखने का कोई मतलब नहीं है, बिफोर के जस्ट बाद, बिफोर अगर वाक्य की शुरुआत में आए तो क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल। तो यहां पे है कि बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले राम हैड गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय जा चुका था। इसके और भी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल हम इसके एग्जाम्पल भी पढ़ के देखेंगे, साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आज जो भी कोई दिक्कत समस्या आए तो आप कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए हमारे LBS परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म LBS स्कूल यूट्यूब चैनल पे और हमारे LMS ऐप पे। धन्यवाद।